बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सीमा नाम की गरीब विधवा औरत रहती थी। सीमा बहुत गरीब थी, इसलिए वह सेठानी के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और साथ ही साथ सीमा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे पढ़ाई का महत्व पता था और वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल अफसर बनाना चाहती थी। सीमा की 2 बेटियां थी। पहली बड़ी बेटी का नाम काजल और दूसरी छोटी बेटी का नाम चांदनी था। काजल और चांदनी दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसलिए सीमा उन दोनों को पढ़ने लिखने के लिए एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में भेजती थी। वहीं सीमा दिन रात सेठानी के घर में झाड़ू पोछे का काम करती और थकी हारी घर आकर सिलाई का काम भी करती थी। अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन होने के कारण काजल और चांदनी के बहुत अमीर घर के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन जब सीमा काम से घर आती है तो अपने बच्चों से कहती है, अच्छा काजल और चांदनी, जरा इधर आओ और बताओ कि तुम्हारे स्कूल में नए नए दोस्त बने या फिर नहीं, और तुम उनके साथ खेलती हो कि नहीं। माँ, मेरे तो स्कूल में बहुत सारे दोस्त बने हैं और मैं उनके साथ बहुत खेलती भी हूँ। मुझे तो स्कूल जाकर बहुत मजा आता है और हमारी टीचर भी बहुत अच्छी है। हाँ माँ, मेरी भी बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ दोस्त बनी हैं और मैं उनके साथ बैठकर पढ़ती भी हूँ। हम सभी अपने अपने डाउट एक दूसरे की सहायता से क्लियर कर लेते हैं। माँ, आपको पता है आज मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और जिसमें मैंने भाग लिया था, मैं उसमें प्रथम आई हूँ। यह सुनकर सीमा को बहुत खुशी होती है कि आखिरकार उसका अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाने का सपना पूरा जरूर होगा और उसके सर से एक बोझ हल्का होता है कि वह तो अनपढ़ रह गई, परंतु वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रही है। तभी चांदनी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या आपको पता है कि हमारी क्लास में एसी और बहुत बड़ा टीवी भी लगा हुआ है। मुझे उसमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। वहाँ पर बिल्कुल भी गर्म हवा नहीं आ पाती। माँ, हमारे घर में तो बहुत गर्मी होती है, क्या हम अपने घर में एसी नहीं लगवा सकते। चांदनी के मुँह से एसी की बात सुनकर सीमा निराश हो जाती है और अपनी गरीबी को कोसने लगती है। थोड़ी देर बाद सीमा चांदनी से कहती है, बेटी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो सेठानी के घर में जैसे तैसे झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा चला रही हूँ, परंतु देख लेना, जब तुम एक दिन पढ़ लिख कर एक काबिल अफसर बन जाओगी तो हमारे घर पर भी जरूर एसी होगा और अगर तुम्हें एसी की हवा खानी है तो तुम्हें बहुत पढ़ना होगा और हमारे गाँव का नाम रोशन करना होगा। माँ, तुम देख लेना, एक दिन हम दोनों पढ़ लिख कर अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हमारे घर में भी एक एसी और बहुत बड़ा टीवी होगा। माँ, उस दिन देख लेना, हम आपको कभी भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने नहीं भेजेंगे और आप जो बोलोगी आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। काजल के मुँह से यह सुनकर सीमा की आंखें भर आती है और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहती हूँ, परंतु कहीं मेरे सपनों के बीच में पैसों की कमी ना आ जाए। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा सकूँ। इसके बाद सीमा किचन में चली जाती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन जब सीमा काम से घर आती है तो वह देखती है कि उनकी दोनों बेटियां घर में खेल रही है। यह देखकर सीमा अपनी दोनों बेटियों से कहती है, अरे दोनों बच्चों, तुम दोनों को स्कूल का होमवर्क नहीं करना है क्या, जो तुम इधर उधर खेल रहे हो। अगर ऐसे ही तुम घर में खेलती रहोगी तो तुम्हारा एसी का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा और तुम भी मेरी तरह अपना जीवन गरीबी में ही काट दोगी। अरे माँ, एक बार हमारी बात तो सुन लो। दरअसल हमारे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई है। गर्मी बहुत तेज होने के कारण प्रिंसिपल ने 1.5 महीने की छुट्टी दी है, इसलिए आज हमारे पास होमवर्क करने के लिए नहीं है। इसलिए हमने आज आपके साथ खेलने का फैसला किया है और आज हम आपके साथ बहुत मजे करेंगे। चलो माँ, जल्दी से बैग रख दो और हमारे साथ खेलो। इसके बाद सीमा अपनी दोनों बेटियों के साथ खेलने लगती है। इसी तरह अगली सुबह हो जाती है और अब सीमा सेठानी के घर काम पर जाने वाली थी कि तभी चांदनी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी जी, अब तो हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है, इसलिए मैं सोच रही थी कि दीदी के साथ क्यों ना अपनी सहेली के घर थोड़ी देर खेलने जाऊं, जिससे हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और बाकी समय में हम उसके साथ पढ़ भी लेंगे। हाँ माँ, हम दोनों अपनी सहेली के घर घूमने जाना चाहते हैं। इसकी सहेली की बहन मेरी भी सहेली है, इसलिए क्या हम दोनों उनके घर जा सकते हैं? हाँ हाँ काजल और चांदनी, तुम जरूर अपनी सहेली के घर जा सकती हो,
परंतु समय का ध्यान रखना और रात होने से पहले घर आ जाना, क्योंकि रात को कुत्ते बहुत घूमते हैं, इसलिए शाम होने से पहले घर आ जाना। थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई भी कर लेना। इतना कहकर सीमा सेठानी के घर के लिए निकल जाती है। वहीं काजल और चांदनी अपनी सहेली के घर के लिए जाने लगती है। थोड़ी देर बाद काजल और चांदनी अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों बहनें अपनी दोस्तों के साथ खेलने लगती हैं। खेलते खेलते काजल और चांदनी अपनी दोस्त के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उनकी नजर एसी पर पड़ती है। देख चांदनी, रिया के घर तो कितनी सारी एसी लगी हुई है और उसके कमरे में भी एक स्पेशल एसी और टीवी लगी हुई है। इसका घर कितना बड़ा और सुंदर है। एसी के कारण यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। मन कर रहा है कि यहीं बेड पर लेटकर सो जाऊं। और हाँ चांदनी, एसी की ठंडी हवा खाकर तू बहक मत जाना और माँ से दोबारा एसी के लिए मत बोलना। हमने एक बार माँ को एसी और टीवी के बारे में कहा था, तो तूने देखा तो होगा कि माँ कितनी उदास हो गई थी। हाँ काजल दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं माँ से कुछ नहीं कहूँगी और अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करके अपनी खुद की मेहनत से घर में एसी और टीवी लगाऊंगी। परंतु अभी मुझे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इसलिए अब मैं क्या करूँ। घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। काजल दीदी, रिया को कितना मजा आता होगा अपने घर में, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, परंतु इसके घर में तो एसी की ठंडी हवा हमेशा उपलब्ध है। इस तरह काजल और चांदनी आपस में बात कर रही थी और थोड़ी देर बाद वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर चांदनी अपनी सहेली रिया के घर के बारे में अपनी माँ को बता रही थी और बातों ही बातों में उसके मुंह से दोबारा एसी और टीवी का जिक्र हो जाता है। तभी सीमा अपनी बेटी चांदनी के मुंह से यह सुनकर उदास हो जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन जब सीमा अपनी सेठानी के घर के लिए जा रही थी, तभी एक घर के बाहर सीमा को एक घायल औरत दिखाई देती है। सीमा तुरंत भागकर उसके पास जाती है। उस औरत के शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। यह देखकर सीमा तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस उस औरत को हॉस्पिटल ले जाती है। सीमा भी अपने काम की चिंता किए बिना उस औरत के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर उस औरत का इलाज करते हैं और थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आ जाता है, तो वह अपने सामने सीमा को पाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, जो तुमने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया। दरअसल मैं छत से सूखे कपड़े उतार रही थी, तभी पैर फिसलने के कारण मैं जमीन पर गिर गई और उसके बाद मुझे बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। आखिरी बार मैंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही देखा था। देखो बहन जी, इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है। यह तो एक इंसान का कर्तव्य है जो बहन ने निभाया है। अच्छा, तो अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे काम पर जाना चाहिए। मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं बहुत गरीब औरत हूँ और झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। सीमा के इतना कहते ही वह औरत एक परी में बदल जाती है। अपने सामने परी को देखकर सीमा हैरान रह जाती है। सीमा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सच में एक परी हूँ और मैं इसी तरह लोगों की परीक्षा लेती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की बातें सुन रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने की सोची। और ये सब जो तुम इतनी देर से देख रही थी, ये सब उसी परीक्षा का एक हिस्सा था और अब मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इसके बाद सीमा अपनी आर्थिक स्थिति उस परी को बताती है। सीमा, अब मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी आवश्यकता अनुसार तुम्हें ये जादुई पर्स देना चाहती हूँ। तुम इस पर्स से कुछ भी मांग सकती हो और अपनी बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद सीमा अस्पताल की फीस भरकर अपने घर की ओर आने लगती है। आज सीमा अपने काम पर नहीं जाती। थोड़ी देर बाद सीमा घर पहुँच जाती है और उसके बाद वह उस जादुई पर्स से अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा टीवी और एसी मांगती है। सीमा के इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा टीवी और एसी आ जाता है। यह देखकर काजल और चांदनी दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीमा उस जादुई पर्स से अपने लिए एक बहुत बड़ा घर मांगती है। सीमा के इतना कहते ही उसका घर एक विशाल जादुई पर्स के घर में बदल जाता है और उस दिन के बाद सीमा अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी से रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में संध्या नाम की लड़की अपने पिताजी मनोज और अपनी सौतेली माँ मीना और उनकी बेटी रिया के साथ रहती थी। संध्या की सगी माँ की मृत्यु 1 वर्ष पहले हो गई थी और उसके बाद संध्या के पिताजी मनोज ने मीना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। मीना की पहले से ही एक बेटी थी। मीना आए दिन संध्या को बात बात पर सुनाती और मारती भी थी, क्योंकि मीना अपनी सौतेली बेटी संध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन संध्या अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल कुछ दिनों बाद मेरी सहेली की शादी है और मुझे उसकी शादी में जाना है, तो कृपया करके आप मेरे लिए एक नया सूट ले आएंगे। मेरे पुराने सभी सूट फट गए हैं। अच्छा संध्या बेटी, बस इतनी सी बात। मैं तुम्हारे लिए एक नए सूट के साथ सैंडल भी ले आऊंगा। क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। नहीं पिताजी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे तो केवल बस सूट चाहिए था, बाकी सब कुछ मेरे पास है। इतना बोलकर संध्या अपने कमरे में चली जाती है। संध्या की सौतेली माँ बाप बेटी की सभी बातें सुन रही थी। तभी वह मनोज के पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, बेटी के लिए तो नया सूट लाओगे ही, और मैं यहाँ घर में काम करते करते मर रही हूँ। मुझसे और मेरी बेटी से तो कभी भी सूट या साड़ी के लिए पूछा नहीं। अच्छा, तो अब तुम्हें भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कैसे लाऊंगा। परंतु वो सब बात छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। देखिए जी, अब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तो आखिरी इच्छा बस यही है कि तुम अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवाओगे, और अगर तुमने अपनी बेटी को कुछ भी दिलवाया तो मैं अपनी बेटी रिया के साथ मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर मीना वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहीं संध्या अपनी सौतेली माँ की सारी बातें सुन लेती है और वहाँ आकर कहती है, पिताजी दरअसल मैं अभी अपने कमरे में अलमारी चेक कर रही थी कि तभी मुझे मेरा एक नया सूट मिल गया, इसलिए आप मेरे लिए सूट मत लाना, मैं वही सूट पहनकर चली जाऊंगी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम वही सूट पहन के चली जाना। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे और कुछ महीनों बाद दिसंबर का महीना आ गया और बदलते मौसम के कारण संध्या की तबीयत खराब हो जाती है। संध्या के पिताजी मनोज किसी काम से बाहर गए हुए थे। तभी वहाँ पर मीना गुस्से में आती है और संध्या को लेटा हुआ देखकर गुस्से में रहती है। अरे ओ महारानी, मैं क्या तेरे इस घर की नौकरानी हूँ जो तू पेट पर लेटे लेटे आराम करेगी और मैं घर का सारा काम करूँ? चुपचाप उठकर घर में झाड़ू लगा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मम्मी जी कृपया करके आज मुझे छोड़ दीजिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, इसलिए आज मैं घर के काम नहीं कर पाऊंगी। कृपया करके आज आप काम कर लीजिए। अरे ओ कलमुही, अब बहाना बनाना बंद कर, चुपचाप उठकर घर के सारे काम कर। अगर आज तू काम नहीं करेगी तो घर में खाना कौन बनाएगा? और मैं तो खाना बनाने से रही, फिर जब तेरे पिताजी काम से वापस आएंगे तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। इतना कहकर मीना वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मीना अपने कमरे में बेड पर लेट जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है और जब मनोज काम से घर आता है तो वह घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा देखता है। मनोज गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, अरे ओ मैडम, घर में ये सब क्या हो रहा है? घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि सुबह से घर में झाड़ू भी नहीं लगी। सुनिए जी, मेरी तबीयत सुबह से खराब है और जब मैंने संध्या को घर की सफाई करने के लिए कहा तो उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और उसने घर का सभी काम छोड़ दिया। इसलिए मैं उसे बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हारी लाडली बेटी ने तो मेरी तबीयत के बारे में पूछा भी नहीं। सुबह से मेरी बेटी रिया ही मेरी देखभाल कर रही है। संध्या के पिताजी गुस्से में संध्या के पास जाते हैं और उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। संध्या अपने पिताजी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद मनोज वहाँ से चला जाता है। उसके बाद संध्या बीमारी की हालत में घर की साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई करते करते संध्या का बुखार और बढ़ जाता है। इसके बाद संध्या जैसे तैसे घर का काम करके अपने कमरे में आ जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, परंतु संध्या की तबीयत ठीक नहीं होती और आज 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन था और रिया अपने कमरे में बैठकर सेंटा के लिए अपनी विश लिख रही थी।
तभी वहाँ पर संध्या रिया के लिए दूध लेकर आती है। अरे रिया बहन, तुम ये क्या कर रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम सेंटा क्लॉज के लिए लेटर लिख रही हो, परंतु तुम्हें क्या लगता है कि सच में सेंटा क्लॉज तक तुम्हारा लेटर पहुँच जाएगा? हाँ संध्या, मैं तो हर साल सेंटा क्लॉज के लिए लेटर लिखती हूँ और सेंटा क्लॉज हर वर्ष मेरी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, परंतु मैं तुझे अपनी विश नहीं बताऊंगी। क्या पता तेरे कारण मेरी विश पूरी ना हो पाए। संध्या रिया के मुंह से इतना सुनकर वहाँ से उदास होकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। इसके बाद संध्या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सेंटा क्लॉज को लेटर लिखती है, जिसके अंदर संध्या अपनी माँ का अत्याचार और अपनी बीमार हालत के बारे में सब कुछ लिख देती है। इसी तरह शाम हो जाती है और अब मीना रिया से उसका कार्ड ले लेती है। तभी संध्या मीना के पास कार्ड लेकर आती है और कहती है, माँ आप रिया दीदी का कार्ड पोस्ट करने जा रही हो तो मेरा भी कार्ड लेते जाओ। इस पर मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो मैं सेंटा क्लॉज से पूरी करवाना चाहती हूँ। मीना संध्या का कार्ड लिए बिना ही तोहफा लेने के लिए जाने लगती है। यह देखकर संध्या उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। संध्या अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है और कहती है, माँ मेरी ऐसी कौन सी गलती है जिसकी सजा मुझे हर रोज मिलती है? मेरी सौतेली माँ मुझे आए दिन मारती रहती है और मुझे ढंग से 2 समय का खाना भी नहीं देती। आज जब मैंने अपनी सौतेली माँ को यह कार्ड पोस्ट करने के लिए कहा तो वह मेरा कार्ड लिए बिना ही चली गई। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। इतना कहकर संध्या जोर जोर से रोने लगती है कि तभी संध्या के सामने एक सेंटा क्लॉज प्रकट हो जाते हैं। संध्या अपने सामने सेंटा क्लॉज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सेंटा क्लॉज संध्या से कहते हैं, हा हा हा, शांत हो जाओ मेरी प्यारी बेटी, अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करूँगा। इसके बाद संध्या सेंटा क्लॉज को अपना लेटर दे देती है। सेंटा क्लॉज संध्या की सभी बातें पढ़ लेते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात संध्या, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। इसके बाद सेंटा क्लॉज अपनी जादू से संध्या की तबीयत ठीक कर देते हैं। इसके बाद सेंटा क्लॉज एक मंत्र पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ संध्या के माता पिता को अपने अंदर एक बदलाव महसूस होता है। इसके बाद सेंटा क्लॉज अपने जादू से वहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ संध्या अपनी पहले की तरह तबीयत ठीक देखकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद संध्या के माता पिता घर आते हैं तो संध्या देखती है कि उसके माता पिता उसके लिए भी तोहफा लाए हैं। यह देखकर संध्या को सेंटा क्लॉज के जादू होने पर विश्वास हो जाता है। उस दिन के बाद संध्या अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सीमा नाम की गरीब विधवा औरत रहती थी। सीमा बहुत गरीब थी, इसलिए वह सेठानी के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और साथ ही साथ सीमा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे पढ़ाई का महत्व पता था और वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल अफसर बनाना चाहती थी। सीमा की 2 बेटियां थी। पहली बड़ी बेटी का नाम काजल और दूसरी छोटी बेटी का नाम चांदनी था। काजल और चांदनी दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसलिए सीमा उन दोनों को पढ़ने लिखने के लिए एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में भेजती थी। वहीं सीमा दिन रात सेठानी के घर में झाड़ू पोछे का काम करती और थकी हारी घर आकर सिलाई का काम भी करती थी। अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन होने के कारण काजल और चांदनी के बहुत अमीर घर के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन जब सीमा काम से घर आती है तो अपने बच्चों से कहती है, अच्छा काजल और चांदनी जरा इधर आओ और बताओ कि तुम्हारे स्कूल में नए नए दोस्त बने या फिर नहीं, और तुम उनके साथ खेलती हो कि नहीं। माँ मेरे तो स्कूल में बहुत सारे दोस्त बने हैं और मैं उनके साथ बहुत खेलती भी हूँ। मुझे तो स्कूल जाकर बहुत मजा आता है और हमारी टीचर भी बहुत अच्छी है। हाँ माँ, मेरी भी बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ दोस्त बनी हैं और मैं उनके साथ बैठकर पढ़ती भी हूँ। हम सभी अपने अपने डाउट एक दूसरे की सहायता से क्लियर कर लेते हैं। माँ आपको पता है आज मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और जिसमें मैंने भाग लिया था मैं उसमें प्रथम आई हूँ। यह सुनकर सीमा को बहुत खुशी होती है कि आखिरकार उसका अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाने का सपना पूरा जरूर होगा और उसके सर से एक बोझ हल्का होता है कि वह तो अनपढ़ रह गई परंतु वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रही है। तभी चांदनी अपनी माँ से कहती है,
माँ, क्या आपको पता है कि हमारी क्लास में एसी और बहुत बड़ा टीवी भी लगा हुआ है। मुझे उसमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। वहाँ पर बिल्कुल भी गर्म हवा नहीं आ पाती। माँ, हमारे घर में तो बहुत गर्मी होती है, क्या हम अपने घर में एसी नहीं लगवा सकते? चांदनी के मुंह से एसी की बात सुनकर सीमा निराश हो जाती है और अपनी गरीबी को कोसने लगती है। थोड़ी देर बाद सीमा चांदनी से कहती है, बेटी, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं तो सेठानी के घर में जैसे तैसे झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा चला रही हूँ। परंतु देख लेना, जब तुम एक दिन पढ़ लिख कर एक काबिल अफसर बन जाओगी तो हमारे घर पर भी जरूर एसी होगा। और अगर तुम्हें एसी की हवा खानी है तो तुम्हें बहुत पढ़ना होगा और हमारे गाँव का नाम रोशन करना होगा। माँ, तुम देख लेना, एक दिन हम दोनों पढ़ लिख कर अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हमारे घर में भी एक एसी और बहुत बड़ा टीवी होगा। माँ, उस दिन देख लेना, हम आपको कभी भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने नहीं भेजेंगे और आप जो बोलोगी आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। काजल के मुंह से यह सुनकर सीमा की आंखें भर आती है और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहती हूँ, परंतु कहीं मेरे सपनों के बीच में पैसों की कमी ना आ जाए। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा सकूं। इसके बाद सीमा किचन में चली जाती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन जब सीमा काम से घर आती है तो वह देखती है कि उनकी दोनों बेटियां घर में खेल रही है। यह देखकर सीमा अपनी दोनों बेटियों से कहती है, अरे दोनों बच्चों, तुम दोनों को स्कूल का होमवर्क नहीं करना है क्या, जो तुम इधर उधर खेल रहे हो? अगर ऐसे ही तुम घर में खेलती रहोगी तो तुम्हारा एसी का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा और तुम भी मेरी तरह अपना जीवन गरीबी में ही काट दोगी। अरे माँ, एक बार हमारी बात तो सुन लो। दरअसल हमारे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई है। गर्मी बहुत तेज होने के कारण प्रिंसिपल ने 1.5 महीने की छुट्टी दी है, इसलिए आज हमारे पास होमवर्क करने के लिए नहीं है। इसलिए हमने आज आपके साथ खेलने का फैसला किया है और आज हम आपके साथ बहुत मजे करेंगे। चलो माँ, जल्दी से बैग रख दो और हमारे साथ खेलो। इसके बाद सीमा अपनी दोनों बेटियों के साथ खेलने लगती है। इसी तरह अगली सुबह हो जाती है और अब सीमा सेठानी के घर काम पर जाने वाली थी कि तभी चांदनी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी जी, अब तो हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है, इसलिए मैं सोच रही थी कि दीदी के साथ क्यों ना अपनी सहेली के घर थोड़ी देर खेलने जाऊं, जिससे हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और बाकी समय में हम उसके साथ पढ़ भी लेंगे। हाँ माँ, हम दोनों अपनी सहेली के घर घूमने जाना चाहते हैं। इसकी सहेली की बहन मेरी भी सहेली है, इसलिए क्या हम दोनों उनके घर जा सकते हैं? हाँ काजल और चांदनी, तुम जरूर अपनी सहेली के घर जा सकती हो, परंतु समय का ध्यान रखना और रात होने से पहले घर आ जाना, क्योंकि रात को कुत्ते बहुत घूमते हैं। इसलिए शाम होने से पहले घर आ जाना। थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई भी कर लेना। इतना कहकर सीमा सेठानी के घर के लिए निकल जाती है। वहीं काजल और चांदनी अपनी सहेली के घर के लिए जाने लगती है। थोड़ी देर बाद काजल और चांदनी अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों बहनें अपनी दोस्तों के साथ खेलने लगती हैं। खेलते खेलते काजल और चांदनी अपनी दोस्त के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उनकी नजर एसी पर पड़ती है। देख चांदनी, रिया के घर तो कितनी सारी एसी लगी हुई है और उसके कमरे में भी एक स्पेशल एसी और टीवी लगी हुई है। इसका घर कितना बड़ा और सुंदर है। एसी के कारण यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। मन कर रहा है कि यहीं बेड पर लेटकर सो जाऊं। और हाँ चांदनी, एसी की ठंडी हवा खाकर तो बहक मत जाना और माँ से दोबारा एसी के लिए मत बोलना। हमने एक बार माँ को एसी और टीवी के बारे में कहा था तो तूने देखा तो होगा कि माँ कितनी उदास हो गई थी। हाँ काजल दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं माँ से कुछ नहीं कहूँगी और अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करके अपनी खुद की मेहनत से घर में एसी और टीवी लगाऊंगी। परंतु अभी मुझे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इसलिए अब मैं क्या करूँ? घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। काजल दीदी, रिया को कितना मजा आता होगा अपने घर में, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, परंतु इसके घर में तो एसी की ठंडी हवा हमेशा उपलब्ध है। इस तरह काजल और चांदनी आपस में बात कर रही थी और थोड़ी देर बाद वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर चांदनी अपनी सहेली रिया के घर के बारे में अपनी माँ को बता रही थी और बातों ही बातों में उसके मुंह से दोबारा एसी और टीवी का जिक्र हो जाता है। तभी सीमा अपनी बेटी चांदनी के मुंह से यह सुनकर उदास हो जाती है।
इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन जब सीमा अपनी सेठानी के घर के लिए जा रही थी, तभी एक घर के बाहर सीमा को एक घायल औरत दिखाई देती है। सीमा तुरंत भागकर उसके पास जाती है। उस औरत के शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। यह देखकर सीमा तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस उस औरत को हॉस्पिटल ले जाती है। सीमा भी अपने काम की चिंता किए बिना उस औरत के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर उस औरत का इलाज करते हैं और थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आ जाता है तो वह अपने सामने सीमा को पाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, जो तुमने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया। दरअसल मैं छत से सूखे कपड़े उतार रही थी, तभी पैर फिसलने के कारण मैं जमीन पर गिर गई और उसके बाद मुझे बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। आखिरी बार मैंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही देखा था। देखो बहन जी, इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है। यह तो एक इंसान का कर्तव्य है जो मैंने निभाया है। अच्छा, तो अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे काम पर जाना चाहिए। मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं बहुत गरीब औरत हूँ और झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। सीमा के इतना कहते ही वह औरत एक परी में बदल जाती है। अपने सामने परी को देखकर सीमा हैरान रह जाती है। सीमा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सच में एक परी हूँ और मैं इसी तरह लोगों की परीक्षा लेती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की बातें सुन रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने की सोची। और ये सब जो तुम इतनी देर से देख रही थी, ये सब उसी परीक्षा का एक हिस्सा था और अब मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इसके बाद सीमा अपनी आर्थिक स्थिति उस परी को बताती है। सीमा, अब मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी आवश्यकता अनुसार तुम्हें ये जादुई पर्स देना चाहती हूँ। तुम इस पर्स से कुछ भी मांग सकती हो और अपनी बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद सीमा अस्पताल की फीस भरकर अपने घर की ओर आने लगती है। आज सीमा अपने काम पर नहीं जाती। थोड़ी देर बाद सीमा घर पहुँच जाती है और उसके बाद वह उस जादुई पर्स से अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा टीवी और एसी मांगती है। सीमा के इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा टीवी और एसी आ जाता है। यह देखकर काजल और चांदनी दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीमा उस जादुई पर्स से अपने लिए एक बहुत बड़ा घर मांगती है। सीमा के इतना कहते ही उसका घर एक विशाल जादुई पर्स के घर में बदल जाता है और उस दिन के बाद सीमा अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी से रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।